जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब अपना, ठीक है। तो नया टॉपिक जो है वो अपना है मैनुअल बेसिस ऑफ हिस्टोसिस्टेमेटिक्स और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। मैनुअल बेसिस ऑफ हिस्टोसिस्टेमेटिक्स and different attributes। ठीक है। मतलब जो हिस्टोसिस्टेमेटिक्स है, जो हम सिस्टेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री और सिस्टेमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए जो मैनुअल बेसिस कौन सा है, कौन से बेसिस पर हम जो है सिस्टेमेटिक्स के स्टडी कर रहे होते हैं, सिस्टेमेटिक्स को और ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको एक सिस्टेमेटिक वे में जचा रहे होते हैं। ये जो है वो कौन से कैरेक्टर हैं जो इसमें यूज़ में आ रहे हैं, उन सब की स्टडी हम इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में जानने वाले हैं, उनके बारे में देखते हैं बात क्या है। तो इसलिए पढ़ रहे हैं ये वाली बात अपन, टू फाइंड आउट द ट्रू नेचर of an animal, both its taxonomy and systematics studies are undertaken to find out the following types of characters। Following types of characters। को स्टडी करने के लिए ना हम ऑर्गेनिज्म के जो है टैक्सोनॉमिक और सिस्टेमेटिक्स दोनों टाइप की स्टडी कर रहे होते हैं। सिस्टेमेटिक स्टडी एंड टैक्सोनॉमिक स्टडी, दोनों टाइप की स्टडी हम कर रहे होते हैं। कौन कौन से टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं उनको ढूंढने के लिए, तो सबसे पहला जो अपना कैरेक्टर है वो है अपना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हमें स्टडी करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी पड़ेगी, सिस्टेमेटिक वे में उसको जचाना पड़ेगा उसके बाद में, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टेमेटिक वे में जचाने के लिए पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिर अगर अपन तीसरी बात करें, जो तीसरा है अपना वो है इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए। फोर्थ अपना हो गया इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद अपना फिफ्थ हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। और लास्ट हो गया अपना
ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनोमिक स्टडी करने के लिए, उसको सिस्टमेटिक वे में जचाने के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले तो उसके मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी की जाएगी। फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर है उनकी स्टडी की जाएगी। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन और साथ के साथ में अपनी स्पीसीज एंड अदर स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके साथ में इंटरेक्शन, उसकी स्टडी की जाएगी। इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो बिहेवियर दिखा रहे हैं वो उस बिहेवियर की स्टडी। एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब की स्टडी। एंड ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स जहाँ पर वो रहते हैं उस हैबिटाट से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर है वो सारे उन सब की स्टडी हम करते हैं। ठीक है, तो ये वाले कैरेक्टर्स जो हैं इनकी स्टडी करते हैं। एक एक को देखते हैं अब अपन। जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सबसे पहला अपना हो गया कौन सा वाला, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम जो है एक्सटर्नल फीचर्स को इंक्लूड करते हैं। एक तो पहला तो हम क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स को। दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते ही क्या है, जो एक्सटर्नली हमें दिखाई देते हैं वो ही सारे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स, ये सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं। ठीक है, रिलेटेड टू एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, कैरियोटाइप, and various external characters, कैरेक्टर्स जो है ये सारे के सारे। इसके अलावा वेरियस एक्सटर्नल कैरेक्टर्स including the structure of genitalia, including the structure of genitalia, जो गोनेड्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर है उन सब को भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। क्या क्या इंक्लूड किया हमने इसके अंदर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। एक्सटर्नल फीचर किससे रिलेटेड, एक तो एनाटॉमी से रिलेटेड, जो भी ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी है उसकी आंतरिक संरचना है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है वो सारे हो गए। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है वो सारे हो गए कि जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो है हैंड का फॉर्मेशन कब हो रहा है वगैरह वगैरह, जो कौन सी वाले स्टेज में जाके कौन कौन सा ऑर्गन बनता है वो जो है वो बाहर से दिख जाएंगे ना, जो बाहर से दिखते होंगे ऑर्गन्स वो वाले सारे के सारे। ठीक है, तो उसमें एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आ गए। और कैरियोटाइप मतलब जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं ना उनको उनकी स्टडी करना, उनकी साइज के हिसाब से, ठीक है, वो उनको अरेंज करना एक तरह से। ठीक है, वो सारा हो गया कैरियोटाइप।
तो वो कैरियोटाइप की स्टडी, और वेरियस एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो गए जो जिसके अंदर हम और क्या इंक्लूड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जेनिटेलिया, जो गोनेड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे वाले सारे के सारे जो एक्सटर्नल फीचर्स है उनको अपन लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा अपन अगर बात करें दूसरे की, जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स है अपने सेकंड, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स है इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, कलर चेंज कर लेते हैं, दीज आर मेटाबॉलिक सीरोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एंड वेरियस सीक्रेशंस, वेरियस सीक्रेशंस हो गए, ठीक है, एंड सम ऑफ स्टेरिलिटी फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है उसमें जो है हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया अपना, ठीक है, सर्कुलेटरी ऑर्गन हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया अपना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। तो इन सारों को जो है अपन इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको स्टडी कर लिया, किसके अंदर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो अपना हो गया रेस्पिरेशन, मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं, ओनली इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया और सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ जो है जो क्या कर रही है हमारे कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म दोनों में। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है दोनों एक्टिविटी, एक कैटाबोलिज्म एक्टिविटी और एक एनाबोलिज्म एक्टिविटी। कैटाबोलिज्म मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उनको सिंपल सब्सटेंसेज के अंदर तोड़ना, ठीक है, वो तो हो गया अपना कैटाबोलिज्म। दूसरा एनाबोलिज्म, जिसके अंदर क्या करते हैं कि मतलब सिंपल सब्सटेंसेज से अपन क्या कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, एनाबोलिज्म। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ का स्टडी करना किसके अंदर ले रहे हैं हम, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा जो है अपन लेते हैं इसके अंदर सीरोलॉजिकल स्टडीज़। सीरोलॉजी से मतलब है हमारा सीरम। सीरम में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडीज में जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, ठीक है, इस एंटीबॉडी रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है, एंटीजन एंटीबॉडी रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है ना सीरम के अंदर, उनकी स्टडी को अपन क्या बोल देते हैं, सीरोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। उनके रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर हमें मिल रहे हैं सीरम से रिलेटेड, एंटीजन एंटीबॉडी एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर मिल रहे हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, सीरोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा बायोकेमिकल कैरेक्टर्स, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स का मतलब जो ऐसे केमिकल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर देखने को मिल रहे हैं उनको अपन बोल देते हैं बायोकेमिकल्स, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह, ठीक है, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, क्या है ये केमिकल्स हैं, तो सारे के सारे क्या है, बायोकेमिकल्स, ठीक है। इन सब की स्टडी करना।
वेरियस सीक्रेशंस जैसे कि अपन ने पहले बात करी ली, एंजाइम्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, ठीक है। तो म्यूकस, सलाइवा, हार्मोन, एंजाइम, ये सारे के सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीक्रेशंस है, उन सब की स्टडी करना। एंड कुछ जो है स्टरलिटी फैक्टर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है स्टरलिटी को कोज कर रहे हैं, ठीक है, बंध्यता को कोज कर रहे हैं, वैसे वाले टाइप के जो कैरेक्टर्स है उन सबको अपन बोल देते हैं क्या, उन सबको अपन किस में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में इसको स्टडी कर लिया। इसके अलावा अब अगर अपन तीसरे कैरेक्टर की बात करें, तीसरा जो है अपना वो है इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स तीसरा, थर्ड वाले के ले लेते हैं अपन। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये जो है ये इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है दीज आर फूड, होस्ट, सीजन एंड इफेक्ट ड्यू टू पैरासिटिज्म, एंड इफेक्ट ड्यू टू पैरासिटिज्म, ठीक है। तो ये जो इतने सारे ये वाले कैरेक्टर्स हैं इनकी स्टडी को अपन क्या बोल देते हैं, इकोलॉजिकल कैरेक्टर। इकोलॉजिकल कैरेक्टर में हमने क्या क्या देखा कि एक तो देखा फूड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, किसी एनिमल से रिलेटेड, कोई भी एनिमल है वो कौन सा वाला फूड कंज्यूम कर रहा है टाइप का, उस टाइप के हिसाब से उसको डिवाइड करना, ठीक है, फूड हो गया। दूसरा होस्ट, अगर वो पैरासाइट है, अगर वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है तो उसका होस्ट कौन है, ठीक है, और अगर वो होस्ट है तो उसका पैरासाइट कौन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को देखना। उसके अलावा सीजन, कौन से वाले सीजन के लिए फेवरेबल होता है, ठीक है, कौन से वाले सीजन के अंदर ये ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उनकी स्टडी करना। और इफेक्ट ड्यू टू पैरासिटिज्म, और पैरासिटिज्म का इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ये सारे जो कैरेक्टर्स है इसको अपन पढ़ते हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की अपन बात करें तो ये जो है सारे के सारे बिहेवियर से रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर रिलेटेड कैरेक्टर्स, दीज आर बिहेवियर रिलेटेड characters related to behavior, these ये क्या होते हैं, बिहेवियर होते हैं रिलेटेड टू, किस किस से रिलेटेड, टेरिटोरियलिटी, ठीक है, और इसके अलावा कोर्टशिप बिहेवियर, ठीक है, कोर्टशिप बिहेवियर हो गया, या मेटिंग बिहेवियर भी बोल देते हैं इनको, ठीक है, कोर्टशिप बिहेवियर या मेटिंग बिहेवियर, एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, aspects of
लाइफ के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो सारे किसके अंदर कर लिए हमने इंक्लूड, इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम स्टडी ही किस चीज़ की कर रहे हैं, बिहेवियर की, एनिमल के बिहेवियर की। एनिमल बिहेवियर किससे रिलेटेड, एक तो टेरिटोरियलिटी, ठीक है, जो टेरिटरी है उस ऑर्गेनिज्म की, उस टेरिटरी से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स के अंदर पाए जा रहे हैं वो आ गए अपने टेरिटोरियलिटी, ठीक है। कोर्टशिप बिहेवियर या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, और उसके साथ में इसको क्या बोलते हैं, मेटिंग बिहेवियर, ठीक है, वो वाले बिहेवियर आ गए। एंड अदर जो भी लाइफ से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे आ गए इसके अंदर इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अंदर। इनकी स्टडी हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें अगला कैरेक्टर, अगले की बात करते हैं अपन। अगला जो है अपना वो है एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, तो ये प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन of ancestral characters, and some intermediary features or characters। ठीक है, तो ये वाला जो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर है क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन, किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो एंसेस्ट्रल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड। जैसे कि हम एक थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। ये क्या बोलती है थ्योरी की, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो रिपीट करता है कि पूरे के पूरे स्पीसीज का जो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है। ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो है एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो उसके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड जो सम इंटरमीडिएट फीचर्स और कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। बट ये वाले जो कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स नॉट एग्जिस्ट इन not existing in adult but are taxonomically valuable ये जो कैरेक्टर्स है ये एडल्ट में तो नहीं पाए जाते, बट ये जो है टैक्सोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। दीज शो मैनी प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स which may or may not
मे और मे नोट बी एक्सप्रेस्ड इन एडल्ट। कि ये वाले जो करेक्टर्स है, जो एंसेस्ट्रल करेक्टर्स है, ठीक है, ये जो है ये एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, वो एडल्ट के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। ये वाले करेक्टर्स कहाँ नहीं पाए जाते? एडल्ट के अंदर नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? एम्ब्रियो के अंदर पाए जाते हैं। तो एम्ब्रियो में पाए जाने वाले जितने भी करेक्टर्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं? एंसेस्ट्रल करेक्टर्स का पता लगा सकते हैं। एंसेस्ट्रल करेक्टर्स हो गए, और कुछ इंटरमीडियरी जो भी करेक्टर्स हैं उन सब की भी स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एडल्ट के अंदर नहीं पाए जाते, बट टेक्सोनॉमी वैल्यूएबल होते हैं। क्यों होते हैं वैल्यूएबल? क्योंकि ये प्लेजियोमॉर्फिक करेक्टर्स को शो करते हैं। प्लेजियोमॉर्फिक मतलब हो गया अपना, जैसे एंसेस्टर से रिलेटेड जो भी करेक्टर्स आ रहे हैं ना, उनको अपन क्या बोल देते हैं? प्लेजियोमॉर्फिक करेक्टर्स। जैसे हमें ना एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करने से पहले पता ही नहीं था कि हमारा ओरिजिन जो है वो हुआ कैसे है। हम डिफरेंट थ्योरीज को डिफरेंट थ्योरीज दिए जा रहे थे। साइंटिस्ट जो क्या बोल रहे थे कि इसका ह्यूमन का इवोल्यूशन वहाँ से हुआ है, ह्यूमन का इवोल्यूशन वहाँ से हुआ है, ऐसे बताए जा रहे थे। फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि जो एम्ब्रियोलॉजी है वो भी बताती है कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जब एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी किया गया तो उसमें पता चला कि गिल्स भी पाए जा रहे थे। ह्यूमन का जो शुरुआती डेवलपमेंट है वहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? गिल्स भी पाए जा रहे हैं। और उससे पहले, अगर सबसे पहले ही अपन बात करें तो ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू ही एक कोशिका से होता है। यानी मतलब जो शुरुआती एनिमल्स थे वो क्या थे? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स से, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स जो है वो आगे डेवलप होकर के क्या बन गए? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसे जो एंसेस्टर रिलेटेड जो करेक्टर्स शो करवा रहे हैं, ठीक है, उन वाले करेक्टर्स को अपन क्या बोल देते हैं? प्लेजियोमॉर्फिक करेक्टर्स, ठीक है, प्लेजियोमॉर्फिक करेक्टर्स। ये वाले जो करेक्टर्स है ना, ये एडल्ट में दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई पक्का नहीं है कि ये दिखेंगे ही, दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसके बाद अपन बात करें अगला लास्ट वाला अपना जो है उसकी बात करें तो लास्ट वाला अपना हो गया कौन सा? ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स। जो सबसे लास्ट में है अपना वो है अपना ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स। ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स, ये वाले जो कैरेक्टर्स है these are the characteristics of distribution related to geography. Related to ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स है उन सबको अपन किसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं? ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप जो है उन सब को अपन कहाँ कर लेते हैं इंक्लूड? ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स में इंक्लूड
कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा जो है अपन अगर आगे के टॉपिक की बात करें तो ये वाले जो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनको कलेक्ट करना ही पहले बात तो बहुत हार्ड काम है। तो इट इज रियली या इसको हार्ड भी लिख सकते हो, रियली हार्ड टू फाइंड all the above characters of a taxon। एक टैक्सॉन से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स है ऊपर की तरफ दिखाए गए जो हैं, वो सारे के सारे फाइंड करना एक ही बहुत ही हार्ड काम है। इतना इजी काम नहीं है जितना हम समझते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म लिया, उसकी ज्योग्राफी को स्टडी किया, उसके बिहेवियर को स्टडी किया, एक दिन में काम हो गया। नहीं, एक दिन में नहीं होता ये बहुत ही हार्ड काम है, ठीक है। एक दिन में भी हो जाए और ना हो तो बहुत सारे दिन भी लग सकते हैं। बट ये जो है हाउएवर a diagnostic feature of a taxon not only differentiates a taxon but it also becomes a strong character at lower category। लोअर कैटेगरी, एक लोअर कैटेगरी की अपन बात करें तो ये टैक्सोन जो है, इस टैक्सोन के रिलेटेड जो कैरेक्टर है वो जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन सकता है एक लोअर कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर हम अपर कैटेगरी की बात करें तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन सकता है। बट लोअर कैटेगरी के लिए तो वो एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन सकता है, ठीक है। उसका मेन फीचर ही क्या हो सकता है, वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या है, इट ऑल्सो शो relationship which is a key feature या key factor in systematics assessment। सिस्टमैटिक्स का जो असेसमेंट है उसके अंदर जो इसका रिलेशनशिप है, ये जो कैरेक्टर जो हमने लिया है ना, जो अलग अलग स्पीसीज को डिफरेंशिएट करने के लिए वो क्या कर रहा है, उनके बीच में रिलेशनशिप को भी बता सकता है कि ये इस कैरेक्टर के कारण ही डिफरेंशिएट है, बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे सिमिलर है, तो मतलब इससे रिलेशनशिप इसका है। तो ठीक है, वो रिलेशनशिप जो है वो एक की फैक्टर है सिस्टमेटिक असेसमेंट के अंदर। सिस्टमेटिक वे में जब हम ऑर्गेनिजम्स को जचा रहे होते हैं
कि ये वाला लोअर कैटेगरी का है, ये वाला इससे अपर कैटेगरी का, ये वाला इससे अपर कैटेगरी का। इसके लिए जो मेन की फैक्टर की तरह काम कर सकता है वो ये कौन है, ये वाले सारे के सारे कैरेक्टर्स है जो मेन इनके कैरेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है अपन अगर बात करें जो ये हमने अभी तक जो मैनुअल बेसिस पढ़ा, ये वाला जो सिस्टमेटिक है ये आज की सिस्टमेटिक्स में थोड़ा इसको न्यू मॉडिफाई कर दिया गया है। जो टुडे बायोसिस्टमेटिक्स है वो आज वाली जो पहले हमने पढ़ी उससे थोड़ी सी अलग हो गई है। इसके अंदर जो है हमने नए कैरेक्टर्स को भी ऐड कर दिया है और नए कैरेक्टर्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो है बहुत सारे डिफरेंट टूल्स को भी हम यूज में ले रहे होते हैं। तो इससे रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। टुडे बायोसिस्टमेटिक्स depends on the recording of as many possible of live as well as long dead remains of एनिमल्स जो है उनसे रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम स्टडी कैसे करते हैं। आजकल की जो पहले वाले जो साइंटिस्ट थे वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिक वे में जताना चाहते थे, क्योंकि उनके पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही सारा डाटा नहीं था। ठीक है, तो वो अब करे क्या। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सारे और जितने भी ऑर्गेनिज्म थे लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सब से रिलेटेड डाटा को जुटा रहे थे। बट जब आज के टाइम में अगर देखें हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लगभग हमें पता है सारे के सारे। अब हम क्या करें, तो अब हम जो है जो पहले मर चुके हैं, ठीक है, पहले जो मर चुके हैं ऑर्गेनिजम्स जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, जैसे डायनासोर वगैरह, तो उनके जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं वो तो मिलते होंगे। उनको अगर हम खुदाई करके ले लें, ज़मीन से नीचे से निकाल लें और फिर उनको स्टडी करके देख लें, तो जो फॉसिल रिकॉर्ड है उनको भी आजकल रिकॉर्ड किया जाता है। उन सारों को भी रिकॉर्ड करके उनके जितने ज़्यादा हो सकते हैं एज मैनी पॉसिबल, जितने ज़्यादा पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं उन सब को हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, सारे के सारे को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी के लिए ना हाउएवर specific tests are made according to the nature of material. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेस्ट्स की बात करें ना तो वो आप देखेंगे अपन यहाँ पे ना मटेरियल से रिलेटेड क्या है, वो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं ना उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, मटेरियल। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी है ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करना चाहते हैं उसको क्या बोल दिया, मटेरियल। ठीक है, तो ये मटेरियल फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना तो सबसे पहला जो अपन यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ सैम एंड टैम।
सैम, सैम का मतलब क्या है यहाँ पर? सैम का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड टैम। टैम का मतलब यहां पे क्या होता है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करना, कौन कौन से का? एक तो सैम का और एक टैम का। देखो, जब हम पहले शुरुआती स्टडी स्टार्ट हुई ना, उस टाइम पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के तौर पर हम जो है बस ओनली जो बाहर से हमें बहुत ही आसानी से दिख जाएंगे उन कैरेक्टर्स को स्टडी किया करते थे, ठीक है। तो जैसे और ज़्यादा हम अगर डिटेल में जानना चाहें तो जो लाइट माइक्रोस्कोप हुआ करता था उसी से हम देख लिया करते थे, इससे ज़्यादा हम डीप नहीं जाया करते थे। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हमें और ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी, और ज़्यादा डिटेल में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए ना हमें मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो माइक्रोस्कोप है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। जब हम ज़्यादा डिटेल में मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे तो माइक्रोस्कोप का जो पावर है उसको भी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ करते करते जो सबसे आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, जिनकी सहायता से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर पा रहे थे, उनमें पहला था अपना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा था अपना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते थे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स को और ज़्यादा डीप जाके स्टडी कर सकते थे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या है हमें हेल्प की है एक ऑर्गेनिज्म को डीप स्टडी करने में, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपन, सैम एंड टैम। सैम एंड टैम are used for deep study of morphological characters, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उनको ज़्यादा डीप स्टडी करना है अगर हमें, तो उसके लिए किसको हम यूज़ में ले सकते हैं? सैम एंड टैम को, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। सबसे पहला तो हो गया अपना ये। दूसरा जो है वो है अपना जेनेटिक कैरेक्टर्स की स्टडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहला तो अपना सैम एंड टैम हो गया। दूसरा जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स हो गए। जो जेनेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड स्टडी है, स्टडी इज इंपॉर्टेंट टू study the genetic changes। अगर हमें जेनेटिक चेंजेस को स्टडी करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा।
तो जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टडी करना, ठीक है। उसके अलावा अपन अगर बात करें थर्ड जो है वो अपना स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हो गया, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल, इसमें क्या कर रहे होते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें जो है हमने स्टडी की किस चीज की, इट इज द इम्पोर्टेंट टूल, बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं इसमें, है ना। और उससे हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। इट इज द important tool in the study of biosystematics, study of biosystematics। बायोसिस्टेमेटिक्स की स्टडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, बायोसिस्टेमेट, ये बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी, ठीक है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स, जो कि अपन पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स, एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स हो गए, ठीक है। और क्या, तो और जैसे अपन बात करें इथोलॉजिकल स्टडी आ गई, इथोलॉजिकल स्टडी आ गई। इथोलॉजी के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, बट इसमें जो अपन मेन कैरेक्टर्स जिसको स्टडी करते हैं, कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स को अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं, उसको अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे, तो वो पहला हो गया अपना जैसे प्रोडक्शन ऑफ फेरोमोन्स, प्रोडक्शन ऑफ फेरोमोन्स, ठीक है, पहला कैरेक्टर तो ये हो गया। दूसरा जो है अपना हो गया साउंड प्रोडक्शन, तीसरा जो है वो हो गया अपना एग्रेसिव, एंड सबमिसिव बिहेवियर, सबमिसिव बिहेवियर जो है वो भी अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। नेस्ट बिल्डिंग, नेस्ट बिल्डिंग हो गई। इसके अलावा टेरिटोरियलिटी, टेरिटोरियलिटी, ठीक है। और क्या हो गया, और जो है अपना मेट सिलेक्शन, मेट सिलेक्शन और कोर्टशिप एंड अदर बिहेवियर्स। अदर बिहेवियर्स को अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। इथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर हम ये वाले सारे कैरेक्टर्स लगभग स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या स्टडी करते हैं, तो अपन और जो है वो हो गया अपना जैसे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला जो है वो अपना हो गया कौन सा वाला, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो हो गया ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हो गया अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें जो है हम स्टडी कर रहे होते हैं। इतनी सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तब जा कर के एक ऑर्गेनिज्म के लगभग कैरेक्टर्स जो है उनको हम स्टडी कर पाते हैं। जो आज की जो स्टडी हम करते हैं उसके अंदर हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी,
बिहेवियरल टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर, साइटोलॉजिकल, केमिकल, कीमो टैक्सोनॉमी वगैरह वगैरह जो है, इतनी सारी ब्रांचेस को हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ में ये अपने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम इकट्ठा कर पाएँ। जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास होगा ना, उतना ज़्यादा हम अच्छे से उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाएंगे, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुए हमारी जो आज की बात हुई वो कंप्लीट है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।